नमो नमः। पुनः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज इस वीडियो को लाने में हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया है, क्योंकि हम कुछ अन्य विभागीय कार्यों में व्यस्त थे। तो लेकिन अब आशा करते हैं कि अगली वीडियोज़ आपके पास में जल्दी आती रहेंगी। हमने पिछली वीडियो में जो हमें अभ्यास प्रश्न पत्र एजुडेल पर प्रदान किए गए हैं, उनमें से हमने जो पहला प्रैक्टिस पेपर है उसे हमने देखा था, और उसका भी जो अभाग था उस अभाग को हमने देखा था। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र के आ भाग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि अब हमारा प्रश्न दो भागों में है। अभाग जो कि बहुविकल्पात्मक है वो 40 अंक का है, और आभाग जो कि वर्णनात्मक है वो भी 40 अंक का ही है। तो विकल्पों में से कैसे प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं ये तो हमने देखा ही था, और अब हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो वर्णनात्मक हैं, जहाँ पे हमें लिखना है, हम उन प्रश्नों के उत्तर किस तरह से हम छांट सकते हैं, वो अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो मुझे आशा है कि आप यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद इन प्रश्नों का समाधान करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको केवल उत्तर नहीं बताएंगे, बल्कि उत्तर छांटने कैसे हैं, आप स्वयं कैसे छांटें उत्तर, ये बताना हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आरंभ करते हैं इस पहले प्रैक्टिस पेपर के आ भाग को। अब आ भाग में वर्णनात्मक प्रश्न है। अब उस क्रम से हम यहाँ पर देखते हैं जो सबसे पहला प्रश्न है। अब तक अ भाग में 9 प्रश्न हमने देख लिए थे। आ भाग में अब 10वां प्रश्न है। क्या करना है 10वें प्रश्न में? देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़कर यहाँ दिए गए प्रश्नों को हमें संस्कृत में ही उनका उत्तर लिखना है। तो यह जो प्रश्न जब आप करते हैं, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से ये पहरा नहीं होता है, आपकी पुस्तक से बाहर का पहरा होता है, तो आप इसे समझने के लिए पहले इसे कम से कम 1 से 2 बार आप इसे अवश्य पढ़ें। जब आप इसे 1 से 2 बार अवश्य पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ से फिर थोड़ा सा इसका मूल भाव आपके समझ में आ जाएगा। और ये 10 अंक का काम है, तो आप इसे पूरी गंभीरता से लीजिएगा। अब कितनी तरह के प्रश्न यहाँ पर आते हैं। पहले तो आएंगे, देखिए, एक पदेन उत्तरतः। इन्हें करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होती है। जैसा देखा गया है कि बच्चे एक पदेन उत्तरतः को आसानी के साथ में कर लेते हैं। फिर भी ध्यान रखेंगे आप इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए। आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो प्रश्न आपने आप पढ़ रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अधुना कस्य दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। तो आप जब ये आप देख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पहरे में, गद्यांश में ये पंक्ति कहाँ पर आई है। उसी पंक्ति में आपको इसका उत्तर वहाँ पर उसी के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो अब जैसे आप अगर इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पंक्ति कौन सी, ये पंक्ति कहाँ आई है। सबसे पहली ही लाइन है, देखिए, अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति। तो अब आपको देखना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रश्न में नहीं आया है, या फिर यूं कह लें कि जो प्रश्नवाची शब्द है, अब आपको उसका उत्तर देना है यहाँ पर, और वो है कस्य। तो किसके दर्शन की चर्चा सर्वत्र होती है? तो योगस्य, योग दर्शनस्य लिखा है इन्होंने इकट्ठा यहाँ पर। आप योग दर्शनस्य भी लिख सकते हैं या फिर योगस्य भी लिख सकते हैं। और कई बार कोशिश आप करें कि एक ही पद में आप इसका उत्तर दें, और अगर आप एक पद में नहीं छांट पा रहे हैं तो कई बार 1 से 2 पद भी में भी आप लिख सकते हैं। फिर भी आपको नहीं मिल पाया तो आप चाहे आप पंक्ति भी आप लिखें वहाँ पर, लेकिन आप प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब द्वितीय प्रश्न है हमारा कि योग दर्शनम कह उपदिष्टवान। तो यहाँ हम देखें, ये पंक्ति हमें दिखाई दे रही है, यहाँ इस बारे में बात कही गई है। तो महर्षि पतंजलि ही योग दर्शनम उपदिष्टवान। अग्रिम एक पदेन उत्तरतः प्रश्न है हमारा कि योगस्य कति अंगानि सन्ति। योग के कितने अंग हैं?
तो ये भी सीधी सीधी हमें पंक्ति देखनी है पहले। और कति का अर्थ होता है कितने, तो यहाँ हमें मिल जाता है कि योगस्य 8 अंगानि भवन्ति। कति अंगानि भवन्ति? 8 अंगानि भवन्ति। आगे देख लेते हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल 4 प्रश्न करने हैं और आधे आधे अंक का एक प्रश्न है। आप चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, आपके उनमें से जो पहले 4 ठीक होंगे उनका तो निश्चित रूप से आपको अंक मिलेगा ही। तो चतुर्थ प्रश्न है, कुत्र योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्, कि योग दर्शन का आविर्भाव कहाँ हुआ। अब आविर्भाव कहते हैं कि वहाँ पर एक उत्पत्ति है या निष्पत्ति है कि कहाँ से आरंभ हुआ योग दर्शन। तो योग दर्शन का आविर्भाव कहाँ हुआ, ये देखिए यहाँ द्वितीय ही पंक्ति में है कि भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः अभवत्। तो कुत्र का अर्थ यहाँ पर आप क्या लगाएंगे उत्तर? भारते। तो क्योंकि एक पद में आपको लिखना है। और अग्रिम प्रश्न है, केशाम अवरोधनेन योगस्य संसिद्धिः भवति। केशाम अवरोधनेन, तो केशाम अवरोधनेन ये पंक्ति है यहाँ पर चित्तवृत्तीनाम अवरोधनेनैव। तो उत्तर क्या आ जाएगा एक पदेन में? चित्तवृत्तीनाम। तो इस प्रकार आप एक पदेन वाले प्रश्नों का सहजता से उत्तर दे सकते हैं। अब जो पूर्ण वाक्य वाले उत्तर आते हैं, पूर्ण वाक्य वाले जो में उत्तर आपको लिखने होते हैं, उनके भी उत्तर आपको प्रायशः देखिए सीधे सीधे मिल जाते हैं बहुत सी बार। कई बार थोड़ा सा आपको उनमें परिवर्तन करना होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर पूर्ण वाक्य उत्तरता का प्रथम प्रश्न क्या है कि योगस्य परिभाषा का अस्ति, कि योग की परिभाषा क्या है जो इस गद्यांश में दी गई है। एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको पहरे से बाहर नहीं देने हैं। जो पहरे में जो बातें बताई गई हैं, गद्यांश में जो बातें बताई गई हैं, वहीं से आपको उत्तर देना है। अपने आप सोच विचार कर उत्तर आपको नहीं देना है अपनी तरफ से। तो देखिए परिभाषा के विषय में यहाँ पर ये चौथी पंक्ति में कहा गया है कि योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति। जब आप किसी अब पूर्ण वाक्य में आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप किसी बात को, जो बात कही गई है उसे एज इट इज लिख रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कोमा आते हैं। देखिए ये जब किसी बात को बिल्कुल उसी तरह से कहा जाए उसी के शब्दों में, तो आप अंत में ना इति ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका उत्तर जो है वह बिल्कुल पूर्ण हो जाता है। तो योगस्य परिभाषा अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोधः इति। अब अग्रिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है अग्रिम कि अस्माभिः जीवने किमर्थम योगः सेवनीयः। हमें जीवन में योग क्यों करना चाहिए, किस लिए, क्या उसके फायदे हैं किस लिए हमें योग को करना चाहिए। तो आप अब देख सकते हैं एक अंतिम पंक्ति में इस बारे में बात आई है। आपको कुछ ना कुछ शब्द वहां पर ढूंढने होते हैं कि किस पंक्ति में आए हैं वह। तो उसके बाद आप प्रश्नवाची शब्द का के अर्थ का अनुमान लगाइए, उस पंक्ति से उसे जोड़कर देखिए कि वहां से क्या हटाना है, क्या उसमें और जोड़ना है। तो प्रश्न था कि अस्माभिः किमर्थम योगः सेवनीयः, तो उत्तर बन जाएगा कि अस्माभिः जीवने सदा योगः सेवनीयः यतः योगेन जीवने निरोगता आयाति। तो ये पंक्ति इसका उत्तर यहाँ से आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से हो सकती है। तो यदि आप और बनाना चाहें यहाँ से तो अस्माभिः सदा जीवने निरोगाः भवितुं योगः सेवनीयः। ये थोड़ा सा और इसका अग्रिम स्तर का उत्तर हो जाता है जैसा इन्होंने पूछा था। बाकी आप इस पंक्ति को छांट कर लिख देंगे तो भी आपका उत्तर पूरा होगा। और अंतिम इसका प्रश्न है, देखिए यहाँ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम यहाँ तीसरे प्रश्न को भी समझ लेते हैं कि योगस्य अष्टांगानाम नामानि लिखत। ये तो हमने अभी जान लिया था कि योग के कितने अंग होते हैं, 8 अंग हैं। तो कौन कौन से हैं वो इस पंक्ति में आपको मिल रहा है। देखिए योगस्य 8 अंगानि भवन्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः चेति। यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार आप पूर्ण वाक्यों में भी उत्तर दे सकते हैं। अब अग्रिम जो भाग है, अग्रिम प्रश्न है वो क्या है, गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत। आपको अब इस गद्यांश का समुचित शीर्षक लिखना है। तो अब आपने देखा है शीर्षक जो है बच्चों वो
एक शब्द में भी हो सकता है, 2 या 3 शब्दों में भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसी पंक्ति जो आपके गद्यांश में कुछ इस प्रकार की आई हो जिसमें उस गद्यांश का सार हो। तो आप जब इस गद्यांश को देखेंगे, और एक और बात होती है शीर्षक के विषय में, शीर्षक के बारे में आपको सामान्यतया शीर्षक बनाते हुए पहली पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण रहती है और अंतिम पंक्ति। इन दोनों पंक्तियों को जरूर देखें आप जब आप शीर्षक बनाएं, वहां से आपको पूरा अंदाजा लगेगा। तो योग के विषय में यहां पर कही गई है बात, तो आप कह सकते हैं कि योगः, या फिर योग दर्शनम, ये भी एक इसका शीर्षक हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप योग दर्शनस्य महत्वम, ये भी कह सकते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं, ये जो देखिए प्रसिद्ध पंक्ति आई है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, क्योंकि योग के विषय में कहा गया है और योग के बारे में ही बताई गई हैं सारी बातें यहाँ पर, तो ये पंक्ति भी इसका हो सकती है। और इसके अतिरिक्त भी आप अन्य कोई इस प्रकार का शब्द समझें तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। बस बात ये है, शर्त ये है बच्चों कि जो आप लिखें वो उसे पढ़ने से ये अनुमान लग जाए कि इस गद्यांश में किस विषय में बताया गया है, तो वो आपका शीर्षक बिल्कुल सही होगा। तो अब शीर्षक भी हमने जान लिया है। अब अंतिम प्रकार के प्रश्न हैं यहाँ पर, जिन्हें हम कहते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत। और निर्देशानुसारम उत्तरत में आपको केवलम प्रश्नत्रयम, प्रश्न यहाँ पर 3 से अधिक दिए हुए हैं केवल, लेकिन आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब वो 3 प्रश्न, अब यहाँ बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। कई बार ये देखता हूँ मैं कि बच्चे इन प्रश्नों को छोड़ आते हैं। जो मध्यम स्तर के विद्यार्थी होते हैं वो इन प्रश्नों को करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि ये तो होंगे ही नहीं। बच्चों, ये ऐसे प्रश्न नहीं है कि जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 2 बातों का ध्यान रखिए। जब भी आप निर्देशानुसारम उत्तरत इन प्रश्नों को करें तो खुद से आप ये पूछें कि इसमें किसके बारे में बताना है, और नंबर 2 बात है कि क्या बताना है। अब किसके बारे में बताना है ये तो आपको इन्वर्टेड कोमा से पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा की स्थिति है। इन्वर्टेड कोमा में जो है वो उसके विषय में हमें बताना है ना, और उसके बारे में क्या बताना है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। देखिए तो किसके बारे में बताना है, तिरोभावः, इसके विषय में बताना है, और उसका क्या बताना है, उसका विलोम पदम बताना है। तो तिरोभावः, इस शब्द का विलोम पद क्या है ये हमें यहाँ पर बताना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तिरोभावः मतलब निष्पत्ति होना, आरंभ होना, उत्पत्ति आदि से संबंधित है। इसका विपरीतार्थक जो बनेगा वो, क्योंकि तिरोभावः का अर्थ है समाप्त होना, नष्ट होना। तो भारते एव योग दर्शनस्य आविर्भावः, देखिए शब्द मिलता जुलता भी है, पीछे भाव है यहाँ पर भी। तो आविर्भावः मतलब आरंभ होना, और तिरोभावः मतलब समाप्त होना। तो ये विपरीतार्थक हो गया है आविर्भावः। तो अग्रिम प्रश्न देखते हैं हम कौन सा है। अब हमने देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हमने समझा है कि क्या करना है। अब उसी का अभ्यास अगले में भी करते हैं। तो किसके बारे में बताना है, पुरातनम के विषय में बताना है। और क्या बताना है कि पुरातनम इत्यर्थे, इस अर्थ में कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः। बच्चों, जब भी इत्यर्थे आपसे पूछे तो उसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये जब भी इत्यर्थे आएगा तो आपसे ना उसका एक तरह से समानार्थक ही पूछ रहा है, या आपसे उसका पर्याय पद ही पूछ रहा है। ये तीनों प्रश्न इनका एक ही भाव है, ज़्यादा उनमें भेद नहीं है। तो पुरातनम इस अर्थ में कः शब्दः अत्र प्रयुक्तः, कौन सा शब्द यहाँ आया है तो वो आपको गद्यांश में देखना पड़ेगा कि पुरातनम इस अर्थ में कौन सा आया है। यहाँ पर जब आप गद्यांश को 2-3 बार देख चुके हैं तो मैं समझता हूँ आप जल्दी आपको अनुमान लग जाएगा। ये शब्द आया है अति प्राचीनम। अब पुरातनम का अर्थ होता है पुराना, और अति प्राचीनम अर्थात बहुत पुराना, तो वो एक ही अर्थ के दोनों शब्द हैं। तो इस तरह से आप इनका अनुमान लगा सकते हैं। और अग्रिम प्रश्न है कि अधुना योग दर्शनस्य चर्चा सर्वत्र भवति, अत्र क्रियापदम किम। अब आपको गद्यांश में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप अनुमान लगा लेंगे कि क्रियापद कौन सा है। देखिए, और सामान्य रूप से क्रियापद कहाँ होता है, वाक्य के अंत में होता है। जब भी आपसे क्रियापद की बात की जाए तो क्रियापद है यहाँ पर भवति, यही यहाँ पर क्रियापद है। और अग्रिम प्रश्न है कि वैज्ञानिकम साधनम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर इनमें से विशेषण पद कौन सा है। तो अब यहाँ भी आपको गद्यांश देखने की आवश्यकता नहीं है,
आपको यहीं से उत्तर मिल जाएगा, इन दोनों ही शब्दों के अंदर से। तो वैज्ञानिकम या साधनम, इन दोनों में से आपको छांटना है विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता को बताता है। तो साधन, और साधन मतलब कैसा साधन? वैज्ञानिकम साधनम। तो विशेषण क्या होगा? वैज्ञानिकम। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपठित अवबोधन, इसके प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं, इसके प्रश्नों का समाधान आप कर सकते हैं। तो बच्चों, अन्य भी प्रश्न पत्र दिए गए हैं, आप उनका अभ्यास करें। जिस तरह से हम इसको समाधान इसका कर रहे हैं, आप अन्य प्रश्न पत्र जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, 4 प्रैक्टिस पेपर अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं, तो आप उन प्रैक्टिस पेपर्स का भी आप इसी प्रकार से यदि अभ्यास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसे अच्छे से कर पाने में समर्थ होंगे। तो अब अग्रिम प्रश्न को देख लेते हैं। एकादशः प्रश्नः अस्ति, यहाँ से रचनात्मक कार्य भी आरंभ होता है। इदानीम् एकादशः प्रश्नः अस्ति, प्रधानाचार्यं प्रति शुल्कक्षमापनार्थं लिखितेऽस्मिन् प्रार्थनापत्रे रिक्तस्थानानि मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया पूरयत। अब आपको ये प्रधानाचार्य के प्रति एक पत्र लिखा गया है, आपको पत्र में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। इसके लिए बच्चों आप ध्यान रखिए, जब भी आप पत्र में रिक्त स्थान पूर्ति करें तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कौन लिख रहा है, किसके लिए लिखा जा रहा है, और तीसरी बात है किस विषय में लिखा जा रहा है। इतना आप जानने के बाद उसकी मंजूषा को समझें, और मंजूषा समझने के बाद आप उस प्रश्न पत्र, उस पत्र में रिक्त स्थान पूर्ति करना आरंभ करें। तो इतना अत्यंत आवश्यक है। तो यह पत्र प्रधानाचार्य के प्रति लिखा जा रहा है। तो कौन लिख रहा है? कोई विद्यार्थी लिख रहा है, और विषय क्या है? शुल्क क्षमापन है, अपनी जो फीस माफ़ी है उसके लिए लिखा जा रहा है। तो इससे आपको कुछ अनुमान लग जाएगा कि यहाँ पर किस तरह से, कहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी। और मंजूषा में कुछ शब्द हैं, उन्हें देख लेते हैं। मंजूषा में शब्द आए हैं न्यूनः, कम, जिसका अर्थ होता है द्वौ, सेवायाम, मम, एका, शिष्यः, निवेदयामि, कर्मचारी और निर्वाहः। निर्वाहः और एक और है साथ में महोदयः। ये यहाँ पर पद आए हैं। तो अब हम रिक्त स्थान पूर्ति की ओर बढ़ जाते हैं। सरल से ही शब्द यहाँ पर आए हुए हैं ये। तो सबसे पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? क्या आता है सबसे पहले? सेवायाम। क्या आता है? सेवायाम। तो यहाँ आ जाएगा सेवायाम प्रधानाचार्यः। और द्वितीय में क्या आएगा? देखिए, मंजूषा को भी आप देखते रहिए और बताइए द्वितीय में क्या आएगा यहाँ पर? महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। और तृतीय में क्या आएगा? आप आगे से आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कि राजकीय सर्वोदय विद्यालय दिल्ली, ये पता आ गया। फिर यहाँ पर संबोधित किया गया महोदय। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् रिक्तस्थानं पिता दिल्ली सर्वकारे एकः चतुर्थ श्रेणी रिक्तस्थानम अस्ति। अब निवेदन है कि क्या? कि पिता, किसके पिता? क्या आएगा यहाँ पर? मम पिता। मंजूषा में से हम देखकर करेंगे कि किसके पिता? मम पिता, मेरे पिता। मेरे पिता दिल्ली सर्वकारे एकः चतुर्थ श्रेणी अस्ति। क्या है चतुर्थ श्रेणी के? कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति। तस्य मासिकः आयः अतीव कैसी है? न्यूनः, अतीव न्यूनः अस्ति। अब हम यहाँ पर इस प्रकार से हम जोड़ते हुए चलेंगे, अर्थ को जोड़ते हुए हमें चलना है, ध्यान देना है ये। फिर आगे आएगा, देखिए येन परिवारस्य रिक्तस्थानं काठिन्येन भवति। जिससे परिवार का क्या कठिनता से होता है? भरण पोषणम, है ना। तो यहाँ पर उसके लिए कौन सा शब्द आया है? यहाँ आया है निर्वाहः। तो येन परिवारस्य निर्वाहः काठिन्येन भवति। मम परिवारे माता पिता रिक्तस्थानं भ्रातरौ। भाई हैं कितने? ये भ्रातरौ से भी पता चल जाता है। तो यहाँ नीचे दिया गया है द्वौ, तो आ जाएगा द्वौ भ्रातरौ। और रिक्तस्थानं च भगिनी, और बहन है कितनी बहन? यहाँ देखिए विशेषण विशेष्य का उपयोग हो रहा है बच्चों। अगर आपने विशेषण विशेष्य को समझा हुआ है तो आपके लिए बड़ा यहाँ पर काम आएगा। तो कितनी बहन है? एका, एका च भगिनी इति पंच सदस्याः सन्ति। अतः अहम भवन्तं क्या कर रहा हूँ? निवेदयामि।
अतः अहम भवन्तं निवेदयामि यत् मम अध्ययन शुल्कं क्षमापयत। भवदीयः क्या आएगा? भवदीयः शिष्यः, आपका शिष्य। तो इस प्रकार आप पत्र में रिक्त स्थान भर सकते हैं और पत्र दोनों ही तरह के बच्चों आपके पास आ सकते हैं। ये हमने देखा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र भी आपके पास आ सकता है जो कि आप अपने रिश्तेदारों को, मित्र आदि को लिखते हैं। अब अग्रिम प्रश्न जो रहता है, 12वां प्रश्न जो रहेगा वो क्या है कि मंजूषा प्रदत्त पद सहायतया अधोलिखिताम कथाम पूरयत। ये कथा दी गई है, यहाँ पर छोटी सी कथा है और मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से आपको इस कथा को में रिक्त स्थान पूर्ति करनी है जिससे इस कथा का अर्थ पूरा हो जाए। अब इसका यदि हमें इसकी कॉमन सेंस की बात करें तो इसकी कॉमन सेंस ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है, क्योंकि पत्र में तो हम शीर्षक को पढ़कर कौन किसको लिख रहा है ये जानकर कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी वही काम है, हम मंजूषा को समझ लें पहले। सज्जनस्य दुस्वभावः अर्थात बुरा स्वभाव, तटे रक्षणम वृश्चिकः। वृश्चिकः अर्थात वृश्चिक राशि भी होती है, आपने देखा होगा, जो बिच्छू हम जिसे कह देते हैं वही है यह वृश्चिकः। और जनः हस्ते साधु स्वभावम, अच्छा स्वभाव, और दंष्टवान काटा, ये भाव है यहाँ पर। और त्रातुम, त्राण धातु होती है रक्षा करने अर्थ में, और त्रातुम अर्थात रक्षा करने के लिए। अब इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। आप जब कथा को करें तो आप कथा को एक बार पूरा अच्छे से आप उसको पढ़ लें। अच्छे से आप पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि इस कथा में इसका विषय क्या है। हो सकता है आपने वो कथा कहीं पहले पढ़ी हो, सुनी हो, उससे आपको रिक्त स्थान पूर्ति करने में बड़ी सहायता मिलेगी। और नहीं तो वैसे भी आपको उसे जब आप समझ जाएंगे, रिक्त मंजूषा का ध्यान करेंगे, तो फिर आप उसे जब भरना शुरू करेंगे तो आपके लिए कार्य आसान रहेगा। तो अब हम इसे करते हैं मंजूषा की सहायता से। तो एकदा एकः सज्जनः नद्याः विशाले रिक्त स्थानम उपविशति स्म। एक बार कोई सज्जन जो था वो नदी के विशाल पर बैठा हुआ था। कहाँ? नदी के विशाले। अब यहाँ विशेषण विशेष्य की बात आ रही है कि नदी का विशाल क्या था, वो जहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। तो नद्याः विशाले तटे उपविशति स्म तदैव सह अपश्यत। और तभी उसने वहाँ पर देखा, और क्या देखा कि एक कौन? नद्याः गहने जले अपतत, नदी के गहरे जल में गिर गया। कौन गिर गया नदी के गहरे जल में? अब देखिए आगे, आप जब आपने कथा एक दो बार पढ़ ली है तो आपको पता है कि यहाँ पे वृश्चिक की बात हो रही है, बार बार इस वृश्चिक के बारे में ये बात सारी आ रही है। तो क्या आएगा? वृश्चिकः, एकः वृश्चिकः। ये भी विशेषण विशेष्य की सहायता से इसे भरा गया है। तो विशेषण विशेष्य का ज्ञान बच्चों आप अवश्य प्राप्त करें। विशेषण कहते हैं जो विशेषता को बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। और इन दोनों में एक ही लिंग, वचन और विभक्ति होती है। जैसे विशाले तीरे, एकः वृश्चिकः, तो वो एक ही जैसे से लगते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सज्जनः शीघ्रं गत्वा वृश्चिकं रिक्तस्थानं गृहीतवान्। उस सज्जन ने जल्दी से जाकर वृश्चिक को गृहीतवान पकड़ लिया। कैसे? कहाँ पकड़ लिया? हस्ते गृहीतवान, हाथ पर उसने अपने उठा लिया। पानी में था, पानी में गिर गया था तो उसने अपने हाथ पर उसे उठा लिया। परम लेकिन विषधरः वृश्चिक, आप जैसा जानते हैं आपके वृश्चिक जो होता है वो जहरीला होता है, ज़्यादातर वृश्चिक जहरीले ही होते हैं। तो उसने क्या किया? रिक्त स्थानम हस्तम दंष्ट्वा, तो उसने क्या किया? तो सज्जनस्य हस्तम दंष्ट्वा, तो उस सज्जन व्यक्ति के हाथ को पर काटकर पुनः जले अपतत, वापिस वह जल में गिर गया और बहने लगा। साधु स्वभावः संतः, साधु स्वभाव वाला जो संत था वह पुनः वापिस दोबारा से तम वृश्चिकम, उस वृश्चिक को रिक्त स्थानम हस्ते गृहीतवान, तो उसने क्या किया? उसे अपने हाथ पर रख लिया। क्यों? किस लिए? तो क्या आएगा देखिए यहाँ पर, अनुमान लगाइए। 4 हम भर चुके हैं अब तक, 6 ही रह गए हैं अब तो तम वृश्चिकम त्रातुम, उसकी रक्षा करने के लिए उसे अपने हाथ पर धारण, उसे वापिस अपने हाथ पर रख लिया। वृश्चिकोपि
पुनः हस्तम रिक्त स्थानम जले अपतच्च, और उस वृश्चिक ने भी पुनः वापस दोबारा से हस्तम क्या करके, हस्तम दंष्टवान, उसने वापस से हाथ को काटा, हाथ पर वह काटा और हाथ पर काटने के बाद वापस जले अपतत, जल में वह गिर पड़ा। तो एतत् वारम, एतत् यह वारम वारम अवलोक्य, इसे ऐसा बार बार होता रहा कि वो वृश्चिक जो है वो पानी में गिर जाता, वो साधु उसे वापस उठाता, फिर वो उसे काट लेता और फिर वापस गिर जाता। एतत् वारम वारम अवलोक्य, इसे बार बार देखकर तत्र स्थित, वहां पर स्थित, वहां पर खड़े हुए, एक विस्मित, एक विस्मित किसने, देखिए अभी मंजूषा में से 5 शब्द रह गए हैं, इनमें से क्या आ सकता है, 5 शब्द कौन से रह गए हैं, 5 या 6 करने के बाद आप चेक कर लें कि हाँ मेरे ये रह गए हैं। जैसे दुस्वभाव रह गया है, रक्षणम रह गया है, जनः रह गया है, साधु स्वभावम रह गया है ना, ये अब रह गए हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा इनमें से, जनः, तो एक विस्मितः जनः, 4 ही रह गए थे हमारे ये। तो एक विस्मित जन ने, व्यक्ति ने संतम अपृच्छत, उस संत से पूछा, संत को पूछा, हे साधो ईशः रिक्त स्थानम वृश्चिकः, यह जो वृश्चिक है, और कैसा वृश्चिक, देखिए तीसरा रिक्त स्थान है विशेषण विशेष्य वाला, कैसा वृश्चिक, दुस्वभाव, बुरे स्वभाव वाला, काटना जिसका स्वभाव है, ऐसा ये दुस्वभाव वृश्चिकः भवंतम वारम वारम दंशति ततोपि भवान तम त्रातुम इच्छति, फिर भी आप उसे बचाना चाह रहे हैं। तो संतः विहस्य अवदत् वृश्चिकस्य स्वभावोस्ति दंशनम, वृश्चिक का स्वभाव है काटना, और साधोः स्वभावो भवति क्या, रक्षणम, रक्षा करना। और अब अंतिम रह गया है, यदि एषः दुस्वभावम न त्यजति, यदि यह अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ता, तर्हि अहम किमर्थम, किसको छोड़ूं, साधु स्वभावम त्यजामि। तो इस प्रकार हम इस कथा में रिक्त स्थान पूर्ति कर सकते हैं। और बच्चों 12वें प्रश्न में कथा में रिक्त स्थान पूर्ति के अतिरिक्त एक और प्रश्न रहता है, वो क्या है, संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति करना। अब कथा में 10 रिक्त स्थान होते हैं, संवाद में 5 ही रिक्त स्थान होते हैं। तो संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति करते समय हमें कुछ बातों का अलग से ध्यान देना पड़ेगा, वो हम यहाँ पर संवाद रिक्त स्थान पूर्ति करके देखते हैं। फिर आप चाहें तो आप इन दोनों प्रश्नों को कराइए पेपर में, तो जिसमें आपके ज़्यादा अंक होंगे उसके अंक आपको मिल जाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि आप इन दोनों को ही करके आएँ, क्योंकि संस्कृत के पेपर में समय की कमी हमारे पास में मुझे नहीं लगता है कि रहती है। तो अगर आप दोनों को करके आएंगे, कई बार आपको नहीं पता होता है कि किस में आपके ज़्यादा ठीक है। और देखा गया है कि कथा वाला प्रश्न थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, ऐसी स्थिति बहुत सी बार देखी जाती है। तो आप ऐसे में संवाद में भी रिक्त स्थान पूर्ति का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर मंजूषा नहीं है, आपको संवाद को पढ़ना है और उसे समझते हुए आपको रिक्त स्थान पूर्ति में वाक्य बनाकर लिखना है। वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। अब देखते हैं, देखिए तो अब संवाद आरंभ होता है। एक पिता कह रहे हैं पहले, और दूरदर्शने स्त्रीम विमान चालक रूपेण दृष्ट्वा। अब इसका मतलब वो टीवी देख रहे हैं बैठे हुए, और वहाँ पर भी एक स्त्री को विमान चालक के रूप में देखा उन्होंने, और देखकर बोले, क्या कह रहे हैं कि अहो कुत्र कुत्र न दृश्यते नारी, आजकल कहाँ कहाँ नारी नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात आजकल तो नारी सब जगह ही दिखाई दे रही है। भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आज तो नारियां जो हैं वह अब विमान चालिकाएं भी हो गई हैं। जब ऐसा उन्होंने कहा तो पास ही पुत्री भी बैठी थी उनकी। तो पुत्री क्या बोली, अद्य नारी सर्वस्मिन् क्षेत्रे कार्यम कर्तुम समर्था, आज तो नारी हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में कार्य करने में समर्थ है। तो वहीं पर पुत्र भी बैठा हुआ था। पुत्र क्या बोला, सत्यम, बिल्कुल सच है। हे पिता, अब वो अपने पिताजी को संबोधित कर रहा है, किम प्राचीन कालेपि नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत। जब ऐसा पूछा तो अब माता भी वहीं पर बैठी हुई थी। देखिए परिवार पूरा वहीं पर बैठा हुआ है। तो इससे पहले कि पिता उत्तर देते, तो माता उस प्रश्न का उत्तर दे रही है। और माता ने क्या कहा है कि आम। अब आम का अर्थ क्या होता है, हाँ। अब इसी पंक्ति से उत्तर बनना है। अगर आप थोड़ी सी समझ रखें तो यह संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति बहुत ऐसा कठिन कार्य नहीं है। तो जब माता ने कहा कि हाँ,
तो प्रश्न था कि क्या प्राचीन काल में भी नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत? तो उत्तर में आया कि आम प्राचीन कालेपि नारी सर्वम कर्तुम समर्था आसीत। बस ये यूं का यूं यहां से आपने उत्तर उठा लिया है। फिर प्रश्न किया पुत्र ने कि किम प्राचीन कालेपि। अब आपको नहीं पता कि प्रश्न क्या किया है उसने, लेकिन अब उत्तर को देखकर आप प्रश्न का अनुमान तो लगा सकते हैं। इसलिए अनुवाद इसके संवाद जो है, संवाद के वाक्य आपस में मिले हुए रहते हैं। ऊपर वाले या नीचे वाले वाक्य से कई बार जुड़ा हुआ रहता है वह शब्द। तो अब पिता ने उत्तर क्या दिया था कि आम प्राचीन कालेपि नार्यः शिक्षां प्राप्तुम समर्थाः आसन। तो अब बच्चे ने क्या प्रश्न किया होगा? किम प्राचीन कालेपि नार्यः शिक्षां प्राप्तुम समर्थाः आसन। यही तो प्रश्न किया होगा उसने, जिसका उत्तर उसके पिता ने दे दिया। अब पुत्री का प्रश्न आया फिर, परम कदा। अब फिर हमें प्रश्न नहीं पता है, वापिस हम अगली पंक्ति देखेंगे, वहां से हमें स्पष्ट होगा। तो माता कह रही है इसे कि मध्यकाले एव नारीणाम शिक्षाम प्रति जनैः विरोधः कृतः। मध्यकाल में, आरंभ में तो नारियां जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ थी, लेकिन मध्यकाल में ही नारियों की शिक्षा के प्रति लोगों ने विरोध करना आरंभ कर दिया था। तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? परम कदा नारीणाम शिक्षाम प्रति जनैः विरोधः कृतः। लड़की ने पूछा, पुत्री ने, कि फिर वैसे तो जब शिक्षा थी तो फिर नारियों की शिक्षा के प्रति लोगों का विरोध कब आरंभ हुआ? तो उसकी माता ने उत्तर दिया कि मध्यकाल में। फिर पुत्र कहता है कि आम अस्माकम अध्यापिकया अपि पाठितम एतद्। हमारे अध्यापिका ने भी यही पढ़ाया है। पिता बोले, किम भवान जानाति नारीणाम। अब फिर हमें नहीं पता है, वापिस अगली पंक्ति हमें देखनी पड़ेगी, उसी से स्पष्ट होगा जो कि पुत्री कह रही है। आम, पिता ने पूछा था कि क्या आप जानते हैं? तो पुत्री कह रही है कि हाँ, मैं जानती हूं कि नारीणाम पुनः उत्थानाय राजा राम मोहन रायेण प्रयत्न कृतः। राजा राम मोहन के द्वारा नारियों के पुनः उत्थान के लिए प्रयत्न किया गया। तो अब प्रश्न क्या था, यहीं से बना सकते हैं हम कि किम भवान जानाति नारीणाम पुनरुत्थानाय राजा राम मोहन रायेण प्रयत्न कृतः। तो ऐसा प्रश्न पूछा होगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो अब पुत्र कह रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर किम रिक्त स्थानम। अब फिर हमें अगली पंक्ति देखनी पड़ेगी। देखिए, 4 प्रश्नों के उत्तर हमें अगली पंक्ति को देखकर ही, उत्तर को देखकर हमें प्रश्न बनाना पड़ा है। तो माता ने जब उत्तर दिया था कि आम, हाँ, अस्माकं समाज सुधारकैः तु स्त्री शिक्षायै अनेकाः संस्थाः संस्थापिताः। तो प्रश्न क्या किया होगा यहाँ पर कि किम स्त्री शिक्षायै संस्थाः संस्थापिताः, या फिर किम अस्माकम, क्योंकि समाज सुधारकों की बात आई है राजा राम मोहन राय आदि की, तो किम अस्माकम समाज सुधारकैः स्त्री शिक्षायै अनेका स्त्री शिक्षायै संस्थाः संस्थापिताः, संस्थाएं स्थापित की गई थी? तो उत्तर दिया माता ने कि हाँ। तो बच्चों, इससे आपको पता चला होगा कि संवाद में रिक्त स्थान पूर्ति करते समय कई बार आपको ऊपर वाली पंक्ति में से को देखना होता है रिक्त स्थान भरने के लिए, कई बार उससे नीचे वाली पंक्ति को देखना पड़ता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि अवश्य ही आप इसे कर पाएंगे। अब 13वां प्रश्न है, ये भी 5 अंक का है। यहाँ पर 2 विकल्प हैं, 2 हैं यहाँ पर प्रश्न कि या तो आप अनुच्छेद लिखें जो आपको विषय दिया गया हो, अथवा आप अनुवाद करें। कुछ वाक्य आपको मिलेंगे, उनका आप अनुवाद करें। तो जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। तो अब पहले हम अनुच्छेद के बारे में बात कर लेते हैं। अगर अनुच्छेद किस प्रकार से लिखना है, क्या ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद जब आप लिखें तो मंजूषा आपकी सहायता के लिए दी गई है यहाँ पर। चाहें तो आप उसके शब्दों की सहायता लें, अन्यथा आपको लगता है कि आप यूं ही परिश्रम के महत्व पर आप बिना मंजूषा की सहायता के लिए भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए। वैसे मंजूषा की सहायता से लिखना आसान रहता है। कुछ शब्द हैं यहाँ पर, आपको शब्द मिल जाएगा, उस शब्द पर आप अपने वाक्य अपना लिख सकते हैं। जैसे परिश्रमेण, तो परिश्रमेण जीवने सफलताम प्राप्नोति। अब ये चारों शब्द मिलकर एक वाक्य बना रहे हैं, तो आप जोड़ दीजिए बस इनको, कि मनुष्य जोड़ दीजिए, और यहाँ पर कि कौन प्राप्त करता है, तो मनुष्य। तो मनुष्य परिश्रमेण जीवने सफलताम प्राप्नोति, ऐसा करके। फिर है
क्षुधा कठिन समये कदापि, क्षुधा मतलब भूख, कठिन समये कदापि कभी भी, दुखी अलसाह लभन्ते दुखम। तो अब यहाँ पर इन क्षुधा कठिन समये कदापि दुखी, तो ये तीन शब्द मिलकर भी एक वाक्य बना सकते हैं। देखिए कि कठिन समये कदापि मानवः दुखी न भवेत्। कठिन समय भी आता है, उस समय भी मानव दुखी न हो। क्यों? क्योंकि यदि वह परिश्रम करेगा तो उसे उसका फल अवश्य मिल जाएगा। अग्रिम वाक्य एक बना सकते हैं अगले शब्दों से आप, अलसाह, जो आलसी लोग होते हैं वो लभन्ते दुखम, वो दुख प्राप्त करते हैं। तो इस वाक्य को तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि अलसाह जनाः जीवने दुखम लभन्ते। तो एक आध शब्द आप अपनी ओर से जोड़कर मंजूषा के शब्दों का यदि आप उपयोग करेंगे तो आप अच्छे से वाक्य बना पाएंगे। फिर है असफलताम उन्नतिम अधिगच्छति। तो अब ये देखिए असफलता को प्राप्त होता है या फिर उन्नतिम अधिगच्छति। अब असफलता को कौन प्राप्त होगा? जो परिश्रम नहीं करेगा, और उन्नति को कौन प्राप्त होगा? जो परिश्रम करेगा। तो परिश्रमी जनः उन्नतिम अधिगच्छति, उन्नति को प्राप्त करता है। ठीक है, फिर एक और देखिए यहाँ पर है, परिश्रमी जनः सुखेन शेते, सुखपूर्वक वह सोता है, उसे नींद भी अच्छे से आती है। जो आलसी व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत नहीं करते, तो उनका शरीर भी जो है वह थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ वाक्य बना सकते हैं। एक और वाक्य हम बना सकते हैं कि सुखम अधिगच्छति, सुख को प्राप्त करता है। कौन? परिश्रमी जनः, परिश्रमी व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। उन्नतिम प्राप्नोति, है ना, असफलताम न प्राप्नोति, परिश्रमी व्यक्ति जो है वह ज़्यादातर सफलता को प्राप्त करता है, और असफल हो भी जाता है तो फिर से परिश्रम करता है और फिर सफल हो जाता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आप इनके माध्यम से आप इन मंजूषा के शब्दों के माध्यम से वाक्य बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इस प्रश्न को कर सकते हैं, अन्यथा अनुवाद वाला प्रश्न है विकल्प में। जैसे अब प्रथम वाक्य है कि छात्र विद्यालय में पढ़ने आते हैं। तो पढ़ने आते हैं मतलब आगच्छन्ति, कौन आते हैं? कर्ता जोड़ें छात्र। अब क्रिया बहुवचन की है तो कर्ता भी बहुवचन का होगा, तो हो जाएगा छात्राः। कहाँ आते हैं? विद्यालय में, तो सप्तमी लग जाएगी विद्यालये। और किस लिए आते हैं? पढ़ने के लिए, तो पठनार्थम या फिर पठितुम अथवा पठनाय, जो भी आप जोड़ दें सब ठीक हैं। तो बन जाएगा छात्राः विद्यालये पठितुम आगच्छन्ति। अग्रिम है पक्षी वृक्षों पर कूजते हैं। तो कूजते हैं अर्थात कूजन्ति, कौन कूजते हैं? पक्षी, पक्षी को कहते हैं खग। तो बहुत सारे हैं तो खगाः, खगाः कूजन्ति। और किन पर कूजते हैं? वृक्षों पर, तो सप्तमी विभक्ति लगेगी यहाँ पर भी, मे पर में सप्तमी लगती है, तो बहुवचन है तो सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा वृक्षेषु। तो खगाः वृक्षेषु कूजन्ति, ऐसा हो जाएगा। और तृतीय है माता बच्चों की प्रथम गुरु होती हैं। तो होती है अर्थात भवती, कौन होती है? माता। माता संस्कृत का ही शब्द है, तो माता भवती क्या होती हैं? प्रथम गुरुः। तो गुरु होती हैं, और कैसी? प्रथम। तो माता है स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए प्रथम भी जो है वह स्त्रीलिंग के अनुरूप ही बनेगा, प्रथमा। और किनकी? बच्चों की, तो बालकानाम। तो वाक्य बन गया माता बालकानाम प्रथमा गुरुः भवति। अग्रिम है सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तो रक्षा करते हैं तो रक्षन्ति, कौन? सैनिक, बहुवचन है तो सैनिकाः। और किसकी? देश की, तो देशस्य। ऐसा कर सकते हैं, सैनिकाः देशस्य रक्षां कुर्वन्ति अथवा सैनिकाः देशं रक्षन्ति। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, दोनों ही वाक्य आप बना सकते हैं। और अग्रिम है किसान लोगों को अन्न देते हैं। तो देते हैं मतलब यच्छन्ति या फिर ददति, ऐसा हो जाएगा, ददाति दत्तः ददति। कौन? किसान। और बहुवचन है तो कृषकाः,
किनको देते हैं? लोगों को। लेकिन जब देना अर्थ में हम देते हैं तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी लगती है। दिखाई बेशक हमें यहाँ पर को रहा हो, लेकिन चतुर्थी लगेगी तो लोग कहते हैं जन, और बहुवचन में हमें जाना है, जन के लिए चतुर्थी विभक्ति बनेगी जनाय, और बहुवचन में बन जाएगा जनेभ्यः। तो कृषकाः जनेभ्यः यच्छन्ति, किम? अन्न है तो अन्नम हो जाएगा, तो कृषकाः जनेभ्यः अन्नम ददति अथवा यच्छन्ति, ये दोनों ही सही रहेंगे। अग्रिम वाक्य है हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो वयम, पर्यावरण की अर्थात पर्यावरणम रक्षा करनी चाहिए, तो रक्ष धातु ही चलती है रक्षति, और करनी चाहिए अर्थ में विधिलिंग लकार आएगा तो रक्षेत, और हमें ये कहा जा रहा है तो उत्तम पुरुष बहुवचन में जाएंगे, तो वयम पर्यावरणम रक्षेम, इस प्रकार से बन जाएगा। और अंतिम है वाक्य जल ही जीवन है, तो जलमेव जीवनम अस्ति। तो बच्चों ये 7 वाक्य यहाँ दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई 5 करने हैं, तो 5 अंक के लिए आपके पास ये है। आपको लग रहा है कि मुझे सभी आते हैं तो आप सबको भी कर सकते हैं। अब आरंभ होता है पठितावबोधनम का हिस्सा। पठितावबोधन में देखिए 14वां, 15वां और 16वां ये 3 प्रश्न हैं। अब ये 3-3 अंक के प्रश्न रह गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो निर्देशानुसारम उत्तरतः जो पहले आता था वो तो अब आपने वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में कर लिया है। तो अब ये आपका पढ़ा हुआ पहरा है, गद्यांश ये आपके पाठ में से ही है। और देखिए कौन सा है, शोक संतप्तः मुंजः प्रायश्चित्तम कर्तुमात्मनो वह्नौ प्रवेशनम निश्चितवान। इस पंक्ति को देखते ही आपको याद आ गया होगा कि ये तो भोज वाले पाठ में से है, जिसका नाम क्या था, नई के नापि समम गता वसुमती, वहाँ से लिया गया है। तो अब आप इस पहरे को अच्छे से पढ़ें पहले एक बार, और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देने आरंभ करें। अब ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न हैं सारे, क्योंकि एक पदेन और पूर्ण वाक्यन ही तो उत्तर हैं यहाँ पर, तो वो तो आप आराम से इसमें से पहरे में आपको डायरेक्ट मिलेंगे, आप छांट सकते हैं। तो मुंजः किम कर्तुमात्मनो वह्नौ प्रवेशनम निश्चितवान, काम वही करना है, पंक्ति ढूंढनी है, और पंक्ति ढूंढकर आपको बस वहाँ पर पहुँचना है। तो किम कर्तुम, तो प्रायश्चित्तम, ये देखिए ये शब्द मिल गया आपको कर्तुम से पहले ही कि प्रायश्चित्तम कर्तुम, तो बस ऐसे पहुंचना है, उत्तर छांट लेना है, तो प्रायश्चित्तम उत्तर हो गया। राज्ञः वह्नि प्रवेश काले कह सभाम समागतः, इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर कि आप लाइन ढूंढ लें। तो देखिए सभाम समागतः है ना, कौन आया था, तो कापालिकः, कश्चन कापालिकः, दोनों शब्द मिलाकर हो सकते हैं, नहीं तो कापालिकः आ जाएगा। तीसरा है भोजः कस्य प्रसादेन जीवितो भविष्यति, अब ये देखिए यहाँ पर आया जीवितो भविष्यति, ऐसी पंक्ति ढूंढनी है आपने। और कस्य प्रसादेन, तो आप लिख सकते हैं शिव प्रसादेन भी, और शिवस्य भी आपका उत्तर हो सकता है, क्योंकि प्रसादेन तो शब्द में आया है, प्रश्न में आया है यहाँ पर, तो शिवस्य ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पूर्ण वाक्य की यदि हम बात करें तो वहाँ 2 प्रश्न हैं पूर्ण वाक्य में, कौन कौन से हैं, वत्सराजः बुद्धिसागरम नत्वा किम प्राह, वत्सराज जो था उसने बुद्धिसागर को नत्वा प्रणाम करके किम प्राह, तो ये आया देखिए वत्सराज बुद्धिसागरम नत्वा प्राह बोला, तो आप लिख देंगे वत्सराज बुद्धिसागरम नत्वा प्राह, शनै शनै को छोड़ सकते हैं आप क्योंकि प्रश्न में नहीं है। तात मया भोजराजो रक्षित एवास्ति, अब ऐसे कैसे उसने कह दिया है, तो इसके बाद आप इति जोड़ सकते हैं और आपका वाक्य बिल्कुल पूरा है। अगला है लोकेशु का कथा प्रसृता, लोगों में क्या कथा प्रचलित हो गई, तो क्या कथा प्रचलित हो गई लोगों में, तो देखिए कथा लोकेशु प्रसृता, तो योगिना भोजो जीवितः इति कथा लोकेशु प्रसृता, दोनों ही प्रश्न ऐसे थे, सीधे सीधे उत्तर हैं, तो आप इनको बस थोड़ा सा अच्छे से आप बनाकर लिख देंगे। जो कोई अतिरिक्त शब्द आए तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको गद्यांश में या श्लोक में आपको वो पंक्ति ढूंढनी है, उसके सारे शब्द यूं के यूं नहीं लिखने, प्रश्न में जितने शब्द आए हैं उन्हीं को आप वहाँ पर लिखें। अतिरिक्त शब्दों को लिखेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इस बच्चे को उत्तर बनाना नहीं आता है, ये तो बस यहाँ से केवल देखकर पंक्ति छांट रहा है और पंक्ति लिख रहा है उठा के,
ऐसी स्थिति, ऐसा आपके बारे में धारणा बन जाएगी आपके परीक्षक की। अब अग्रिम प्रश्न है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पद्यम पठित्वा, ये पद्य दिया गया है, श्लोक दिया गया है, आपको श्लोक पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये श्लोक है देखिए, और कौन से पाठ में से श्लोक है ये सूक्ति सौरभम जो आपका पाठ है वहाँ से ये श्लोक है। और प्रश्न पढ़ते हैं और उत्तर ढूंढते हैं। अतितराम निनादम कह करोति, अत्यधिक निनाद या शोर कौन करता है? तो कांस्यम यथा ही कुरुते तितराम निनादम, यहीं पर इसका उत्तर मिलेगा आपको। तो अतितराम निनादम कह कुरुते या कह करोति, तो कांस्यम, ये उत्तर हो गया। अल्पज्ञः पुरुषः कथम प्रलपति, कथम का अर्थ होता है कैसे। अब कैसे प्रलाप करता है, देखिए कौन सी पंक्ति में उत्तर आएगा वो ढूंढ लीजिए। अल्पज्ञ पुरुषः प्रलपत्यजस्रम, देखिए वो आ गया, अल्पज्ञ भी आ गया, पुरुष भी आ गया, प्रलपति भी आ गया, तो इसी पंक्ति में उत्तर मिलेगा। तो कौन सा शब्द है जो नहीं आया है इसमें, वो है अजस्रम। अजस्रम मतलब निरंतर, लगातार, लगातार प्रलाप करता है वो, है ना, इसलिए अजस्रम, अजस्र जो है वह इसका उत्तर बन जाएगा। अगला है पांडित्य संभृत मति कीदृशः भवति, पांडित्य से संपन्न मति जो है वह वो कीदृशः भवति, कैसा होता है। जो पंडित होता है, विद्वान होता है, तो वो कैसा होता है, मितप्रभाषी, ये दिया गया है यहाँ पर एक शब्द, मितप्रभाषी भवति। अब आ गया है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, और प्रश्न है कह पुरुषः अजस्रम प्रलपति, कौन मनुष्य निरंतर प्रलाप करता रहता है। तो आप इस पंक्ति में जाएं, यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया है, अल्पज्ञ एव पुरुषः अजस्रम प्रलपति, इस प्रकार से। और दूसरा प्रश्न क्या है, दो ही प्रश्न मिलेंगे यहाँ तो, क्योंकि दो में से एक ही करना था। तो कांस्यवत नादम कह न करोति, कांस्य के समान कौन आवाज नहीं करता है। देखो, नैव करोति नादम, आवाज नहीं करता है, कौन, सुवर्णम। तो सुवर्णम कांस्यवत नादम न करोति, इस प्रकार से बन जाएगा कि कांस्यवत नादम सुवर्णः स्वर्णम न करोति, इस प्रकार इसका उत्तर आप बना सकते हैं। अब बात आती है अग्रिम षोडश प्रश्न की। क्या कहा गया, देखिए षोडश प्रश्न में कि अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरतः, ये नाट्यांश आ गया है। नाट्यांश आप थोड़ा सा संवादों को देखकर आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि कहाँ से आया है ये आया है आपके नवम पाठ मदालसा से। प्रश्न देखते हैं एक पदेन उत्तरतः में। तो लक्ष्म्याः रक्षार्थम कस्याः सहयोगः अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा के लिए किसका सहयोग अनिवार्य है, ये तो आपको प्रश्न आप मुझे लगता है बिना देखे भी आप बता देंगे, क्योंकि पाठ में से है। तो पत्न्याः या फिर भार्यायाः सहयोगः अनिवार्यः, लक्ष्मी की रक्षा करने के लिए कौन कहता है इस बात को, तो ऋतध्वज कहता है कि पत्न्याः सहयोगः। ये देखिए, फिर है केन भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, तो यहाँ पर कुंडला उपदेश देती है। तो कुंडला के उपदेश में यहाँ पर ये चीज़ मिल जाएगी कि भार्या भर्तव्या रक्षितव्या च, केन, तो आया है भर्त्रा, केन भर्त्रा, ये यहाँ पर शब्द उत्तर में आ जाएगा। परस्पर प्रीतिमतोः भवतोः कस्य अवकाशः नास्ति, किसका अवकाश नहीं है, परस्पर प्रीतिमत, आप दोनों जो हैं वह परस्पर एक दूसरे के प्रति आप प्रीति रखते हैं। तो भवतोः उपदेशस्य, कस्य, उपदेशस्य, तो पंक्ति ढूंढें, उसमें फिर आप उत्तर छांटें। और पूर्ण वाक्येन उत्तरत में है कि मदालसायाः कस्याम प्रवृत्ति ही नास्ति, मदालसा की किसमें प्रवृत्ति नहीं है, तो मदालसा कहती है कि लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। तो मदालसायाः, हमें देखिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मदालसा कुंडली लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति है, तो आपका उत्तर जो है वह बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। बेशक आपने पंक्ति वो ठीक छांट ली है, आपको उत्तर बनाना पड़ेगा, प्रश्न की सहायता से बनाएं। देखिए ये एक अलग से बनाने का प्रश्न आया है, तो बनेगा मदालसायाः लक्ष्मी पूजायाम, क्योंकि प्रश्नवाची शब्द कस्याम था, उसका उत्तर बना है लक्ष्मी पूजायाम प्रवृत्ति ही नास्ति। बाकी यूं का यूं प्रश्न में से आप उठा लें, सिर्फ प्रश्नवाची शब्द की जगह उत्तर आ गया है, तो ये है आपका एक श्रेष्ठ उत्तर बनाना। अग्रिम प्रश्न जो है कि केशाम सिद्धये भार्या भर्तुः सहायिनी भवति, किसकी सिद्धि में
किनकी सिद्धि में भार्या जो है वो पति की सहायक होती है। तो ये आया था, देखिए यहाँ पर, तो धर्मार्थ काम सिद्धये, तो आप बन जाएगा धर्मार्थ काम सिद्धये भार्या भर्तुः सहायिनी भवति। तो ऐसा भी कह सकते हैं धर्मार्थ कामानाम, ऐसा भी कह सकते हैं आप, केशाम षष्ठी का बहुवचन था, तो धर्मार्थ कामानाम सिद्धये, नहीं तो धर्मार्थ काम सिद्धये। ये समस्त पद पूरा का पूरा शब्द भी उठा सकते हैं आप उत्तर में, और आगे बाकी सारा प्रश्न से उठा लीजिए। तो इस प्रकार आप उत्तर बना सकते हैं। अब है सप्तदशः प्रश्न। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ आपको एक पद्य दिया गया है, ये इसका आपको भावार्थ लिखना है। आपकी सहायता के लिए देखिए पद्य भी है, भावार्थ लिखा हुआ है, और उसमें रिक्त स्थान है, और रिक्त स्थान पूर्ति के लिए मंजूषा भी आपको दी जाएगी। तो आपको इस प्रकार इसे भरना है भावार्थ को, जो इस श्लोक का भाव है। देखते हैं इसको। तो उससे पहले आप मंजूषा देख लें। सिंहस्य बलवान वसंतस्य गुणान, सरल से शब्द हैं, मैं समझता हूँ आप इनका अर्थ जानते ही हैं। तो गुणी जनः, जो गुणी व्यक्ति होता है, वह अन्यस्य रिक्त स्थानम जानाति, गुणी व्यक्ति अन्य का क्या जानता है, इसके लिए आपको इस श्लोक का अर्थ पता होना आवश्यक है बच्चों। और ये पाठ का ही श्लोक है, तो पाठों के श्लोकों को, और उनमें भी स्पेशली जो आपके जो ये सूक्ति सौरभम वाला है, यहाँ से एक दो श्लोक आपको पक्का पेपर में मिलेंगे, चाहे वहाँ से प्रश्न मिले या भावार्थ मिले या अन्वय मिले, कुछ भी आपको मिलेगा अवश्य वहाँ से। तो गुणीजन अन्यस्य गुणान जानाति, अन्य के गुणों को जानता है, और गुण रहित ज्ञातुम न शक्नोति, गुण रहित व्यक्ति नहीं जान सकता है। कैसे, यथा पिकः एव, जैसे कोयल ही रिक्त स्थानम माधुर्यम, माधुर्य को जानती है, सौंदर्य को जानती है, किसके, वसंतस्य, दूसरे में आ जाएगा वसंतस्य, वसंत के सौंदर्य को जानती है, कौवा नहीं। एवमेव, ऐसे ही रिक्त स्थानमेव बलिष्ठस्य जनस्य बलम वेत्ति, बलिष्ठ व्यक्ति के बल को जानता है कौन, बलवान व्यक्ति ही, ये तीसरे में आ जाएगा। और चौथे में क्या रह गया, सिंहस्य, जैसे हाथी ही शेर के बल को जानने में समर्थ है, मूषकः, अर्थात चूहा उसके शेर के बल को क्या जान सकता है। तो एक तो ये विकल्प था कि मंजूषा से आप भावार्थ छांटें। एक और विकल्प में आता है कि आपको एक पंक्ति दी जाती है ये, और आपको उस पंक्ति के 3 भावार्थ दिए जाते हैं, उनमें से आपको एक छांटना होता है। तो इसे भी देख लेते हैं कि जैसे नई के नापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, किसी एक के साथ भी जो यह वसुमती धरती नहीं गई है, निश्चय वह तुम्हारे साथ जाएगी, ये कहा है। तो अब तीनों में से इसका क्या बनेगा विकल्प, तो आप जब तीनों को पढ़कर देख रहे हैं, आपके सम्मुख है, तो विकल्प बनता है पहला, केशा पृथ्वी केनापि सह न गतवती निश्चितमेव त्वया सह गमिष्यति इति। दूसरा है, पंक्ति है कि दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपद होती है वो मुक्त कराने वाली, और आसुरी संपद बंधनों में बांधने वाली मानी गई है। तो अब इसका आप इन तीनों विकल्पों में से देख सकते हैं। तो क्या है कि दैवी कल्याणम करोति असुरः बंधनम ददाति, दैवी कल्याण करती है और असुर बंधन ददाती है, तो ये तो नहीं है भाव यहाँ पर, क्योंकि दैवी संपदा की बात की गई है। दूसरे में कहा कि दैवी संपदा मुक्तये भवति आसुरी संपदा च बंधनाय भवति, ये बिल्कुल सही हमें लग रहा है, क्योंकि अगले में उल्टा कहा गया है, दैवी संपदा को बंधन के लिए बताया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी आप इसे समझते हुए इनके उत्तर दे सकते हैं। अष्टादश प्रश्न है कि अधोलिखिते अन्वये रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करने हैं, श्लोक दिया गया है और अन्वय दिया गया है। बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ मंजूषा नहीं है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप श्लोक को पढ़ें और अन्वय को देखें, और अन्वय को देखकर आप देखिए कितने रिक्त स्थान हैं, 4। अब 4 शब्द ऐसे हैं जो श्लोक में हैं लेकिन अन्वय में नहीं आए हैं, तो आप पहले उनको लिख लीजिएगा, उसके बाद आप उनको क्रम से भरने हैं आपने वो। तो वो 4 शब्द कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देखकर छांट लीजिएगा। हम इसके उत्तरों को देख लेते हैं। तो अजीर्णे रिक्त स्थानम भेषजम, तो एक तो ये वारी है, ये नहीं आया यहाँ पर, तो यही आएगा, अजीर्णे वारी भेषजम भवति। और जीर्णे, जीर्ण होने पर, अपच होने पर, वारी जो है वो अपच कह रहा हूँ, क्षमा करें, जीर्णे वारी बलप्रदम, जब भोजन अच्छे से पच रहा हो तो ऐसी स्थिति में वारी जो जल है वो बलप्रदम, वो बल प्रदान करने वाला होता है। लेकिन अगर अपच हो, न पच रहा हो, तो उसमें वारी जो है वो जल वो भेषजम होता है, मतलब दवाई की तरह काम करता है।
तो दूसरे में आ जाएगा बलप्रदम। और तृतीय में क्या आ जाएगा, भोजने च वारी, भोजन के दौरान, वारी क्या होता है, जल क्या होता है, अमृतम, अमृत के समान। और भोजनांते, भोजन के अंत में वही वारी जो है वो कैसा होता है, विषापहम, विष के तुल्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, आवश्यकता हो तो मध्य में आप जल पी सकते हैं। और इसके विकल्प में एक और आता है कि आप किसी श्लोक को आप याद करके आप उसे लिखें और उसका भावार्थ भी आप फिर लिखें। तो ये काम ऐसा है, 2 अंक का है बच्चों, आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। यद्यपि अन्वय एक कठिन प्रश्न नहीं रहता है, फिर भी आप अगर याद करें तो ऐसा श्लोक याद करें जो जिसकी संभावना आपको पेपर में आने की ना हो। तो चाहे किसी नाट्य पाठ में कोई श्लोक आया है उसको याद कर लें आप ऐसे में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ से श्लोक नहीं पूछा जाएगा। नहीं तो आप श्लोक वाले पाठ से करेंगे तो हो सकता है वो पेपर में आ जाए, फिर आप उसे लिख नहीं पाएंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो और अंतिम प्रश्न है, 2 स्तंभ दिए गए हैं, क और ख, वाक्यांशों का इनका मिलान करना है, दोनों ही श्लोकों की पंक्तियाँ हैं। तो आप पहले इसको अच्छे से बेटा जब करेंगे तो आप अच्छे से इनको पढ़ लें। जब श्लोक आपने गाए हुए हैं, अपनी पुस्तक के पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से इनको मिला लेंगे। तो मिलाते हैं, त्यागाय संभृतार्थानां, ये मिलेगा इससे, सत्याय मितभाषिणां। ये चतुर्थ पाठ की पंक्तियां हैं सारी, प्रजानुरंजको नृपः से लिया गया है। आकार सदृशः प्रज्ञः, उसी से जुड़ा हुआ आगे है, प्रज्ञया सदृशागमः। और फिर है स पिता पितरस्तासाम, और ये मिलेगा इससे पहली पंक्ति से, केवलम जन्म हेतवः। और अंतिम है, प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिमग्रहीत। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न पत्र है वो पूरा हो जाता है बच्चों। ये 19 प्रश्न यहाँ पर हैं। मैं समझता हूँ कि आपने अब ये समझ लिया होगा कि जो वर्णनात्मक भाग है वो किस तरह से उसके प्रश्नों का समाधान करना है। फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें संदेश भेजें, तो मैं समझता हूँ कि आपके बहुत काम आएगा। अधिकाधिक इसे आप शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं, आपने इसको पूरा समझा है, तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी दूसरी वीडियोस भी मिलती रहें। तो अपना ध्यान रखिए, आनंद में रहिए, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, पुनर्मिलामः।